चलिए सर, शुरू करते हैं नया टॉपिक अपने लिए। कुछ नया सा सेटअप शुरू करें आज से अपन ने, देखते हैं किस तरीके से। जो भी अगर अच्छा लगे तो बताओ मेरे को, इसी तरीके से अपन कुछ कुछ नया करते जाएंगे। अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। कैपिटल गेन अपन पढ़ रहे हैं। कैपिटल गेन में टॉपिक चल रहा है अपना स्लम सेल। बेटा अपना टॉपिक कौन सा चल रहा है? स्लम सेल। इसको मैंने छोड़ के रखा था। इसको मैंने थोड़ा छोड़ के रखा था, इसका रीज़न कुछ था। मेरे को लगा कि थोड़ा लास्ट में पढ़ाना चाहिए इसको। VVIMP टिक करो। VVIMP टिक करके रखना। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। बहुत बहुत ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है सर? चीज़ ऐसी है कि ये जो चीज़ अपन पढ़ेंगे ये पूरे के पूरे कैपिटल गेन चैप्टर को ओवरराइड करता है। क्या करता है वापस से पूरे के पूरे कैपिटल गेन चैप्टर को क्या करता है आपके लिए? ओवरराइड करने का इफेक्ट देता है। बात समझ में आई? तो चलिए सर शुरू करते हैं। सर सबसे पहले स्लम सेल होता क्या है सर? अगर वर्डिंग से बोलूँ तो कुछ नहीं समझेगा। अगर वर्डिंग से आपको बोलूँ स्लम सेल क्या होता है तो आपको कुछ भी समझने वाला नहीं है। एक बार मैं देख दूं, मैंने लिखा रिकॉर्डिंग शुरू रखी है। हाँ सर रिकॉर्डिंग शुरू है। अपन आ जाते हैं। होता है सर, मैं बहुत बार भूल जाता हूँ रिकॉर्ड शुरू करना। तो सर स्लम सेल मतलब होता क्या? सर स्लम सेल की अगर मैं बात करूँ तो, अगर सिर्फ वर्ड से बात करूँ तो छोड़ दो, नहीं समझेगा। अगर मैं नॉर्मली लॉजिकल बात करूँ तो इधर समझना। सही, मेरे पास ये एंटरप्राइज है सर। मान लो ये मेरा एंटरप्राइज है। मान लो कृष्णा ट्रेडिंग, कृष्णा अग्रवाल, कृष्णा अग्रवाल ट्रेडिंग के नाम से मैं एक एंटरप्राइज चलाता हूँ। क्या समझा सर? कृष्णा अग्रवाल ट्रेडिंग के नाम से मैं एक एंटरप्राइज चलाता हूँ। ये बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। बात समझो। इसमें मेरे पास में फर्नीचर है, इसमें मेरे पास में मशीनरी है, यहाँ पे मेरा लैंड है, यहाँ पे मेरा बिल्डिंग है। सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है। सर अगर बात समझना थोड़ा सा, इसमें बात समझना। अगर मैं इसमें से बिल्डिंग उठा के बेच दूँ, अगर मैं इसमें से क्या उठा के बेच दूं, तो अगर मैं इसमें से बिल्डिंग उठा के बेच दूं तो सर आप बोलेंगे 45(1) लगेगा। तो क्या लगेगा? 45(1) लगेगा। तो 45(1) क्या? ये सर कैपिटल असेट होना चाहिए और साथ में ट्रांसफर होना चाहिए। कैपिटल असेट होना चाहिए और ट्रांसफर। इससे जो भी प्रॉफिट ऑफ गेन अराइज होगा या तो वो क्या होगा? कैपिटल गेन होगा। सर फिर ये क्या, या तो ये शॉर्ट टर्म होगा या तो लॉन्ग टर्म होगा। सर किस पे डिपेंड करेगा सर? ये डिपेंड करेगा पोहा पे। तो डिपेंड किस पे करेगा? पोहा पे। सब पोहा क्या है? पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ असेट। तो क्या है? पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ असेट। साथ में बोलेंगे मेरे साथ, द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ असेट। बात समझ में आ रही है? पक्की बात है। सब ये क्या है सर? ये तीन हो सकती है, 12, 24 और 36। तो 12 किसके लिए था? इक्विटी, इक्विटी फंड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। सर जीरो बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड। सर सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज विच आर लिस्टेड। सर ये दोनों क्या रहना चाहिए? लिस्टेड रहना चाहिए। बात समझ में आ रही? सर 24 किसके लिए था मेरा? सर लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग और साथ में अनकोटेड इक्विटी शेयर्स, अनकोटेड इक्विटी शेयर्स। सर 36 किस लिए था? सर अनकोटेड, अनकोटेड सिक्योरिटीज के लिए। मैंने लिखवाया था आपको अनकोटेड सिक्योरिटीज एंड अदर्स के लिए। अदर्स के लिए क्या हो जाएगा? 36। अगर सर ये तीनों करता है तो क्या हो जाएगा मेरा? अगर इससे ज्यादा होता है तो लॉन्ग टर्म, इससे कम है तो शॉर्ट टर्म। इससे ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, इससे कम है तो शॉर्ट टर्म। फिर अकॉर्डिंगली अपन पूरा सेक्शन लगाएंगे सर। उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। फिर क्या मिलेगा मेरे को? नेट सेल कंसिडरेशन। माइनस करूंगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, माइनस करूंगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। मेरे को क्या मिलेगा सर? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। माइनस करूंगा एग्जम्पशन, फिर मेरे को मिलेगा क्या? कैपिटल गेन। सर इतनी बड़ी प्रोसीजर। और सर अगर लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन लगाना होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इंडेक्सेशन मिलता नहीं है पर लॉन्ग टर्म में इंडेक्सेशन मिलता है। बात समझ में आ रही है? पक्की बात है। पर सर अब बात समझना, अब बात समझना मेरी। सर अगर लेकिन सर मेरे को क्या करना है? सर मैं अपना फर्नीचर भी बेचूं, सर मेरे को अपना मशीन भी बेचना है। सर क्या हुआ ना, ये अलग अलग बेचेंगे तो सेक्शन लगेगा। सर मैंने पूरा का पूरा हल्दीराम खरीद लिया। सर मेरे पास पैसा बहुत था सर, तुमने फीस एकदम जमकर दे दिए मेरे को सबने। तो मैंने सोचा आज तो मैं हल्दीराम खरीदूंगा। मैं गया हल्दीराम के पास में और हल्दीराम खरीद लिया। सब हल्दीराम खरीद लिया मतलब क्या होगा? सर उसके मशीन मेरे, उसकी गुडविल मेरी, तो उसके फर्नीचर मेरे, सब कुछ मेरा, सब कुछ मेरा। तो अब सर एक एक चीजों का निकालते बैठूंगा सर, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा तो। सर इसलिए गवर्नमेंट ने समझा कि नहीं, ये अलग अलग आपको निकालना बहुत मुश्किल जाएगा, इसलिए एक ही साथ में अपन चीजें निकाल सके, उसी को अपन क्या बोलते हैं प्यार से सर? स्लम सेल। सर अगर मैं हिंदी में बात करूँ, स्लम सेल मतलब कि जब मैं पूरा का पूरा एक एंटरप्राइज उठा के किसी को बेच देता। तो क्या बोला सर? जब मैं पूरा का पूरा एंटरप्राइज किसी को उठा के बेच दूंगा तो उसी को क्या बोलता मैं? तो स्लम सेल बोलता हूँ। बात समझ में आई? तो क्या बोला? जब मैं पूरा का पूरा एक एंटरप्राइज, एक बिजनेस जो कोई बंदा चला रहा था, वो उठा के किसी के नाम पे कर दूं, किसी को बेच दूं, तो उसी को क्या बोलूंगा मैं?
स्लम सेल, उसी को क्या बोलूंगा मैं, स्लम सेल। बात समझ में आई अच्छे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर? हमको ये तो समझ में आ गया कि जब मैं पूरा एंटरप्राइज किसी को बेच दूं अदर पर्सन को, पूरा बिजनेस, तो उसी को क्या बोलता हूं मैं, स्लम सेल। बात समझ में आई? थोड़ा सा हटा देता हूँ। चलो, क्या दिया हुआ है आपको स्लम सेल? इट मीन ट्रांसफर। क्या बोलता है स्लम सेल? मतलब कि ट्रांसफर है। वन, तो क्या किसी का वन और मोर, तो हो सकता है हल्दीराम के साथ में मैं उसका बीकानेर वाला भी खरीद लूँ, तो पैसा बहुत है भाई के पास, तो मैंने पूरा का पूरा दो बिजनेस खरीद लिए, तो यानी कि एक और एक से ज्यादा अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग मतलब उसका बिजनेस एज अ रिजल्ट ऑफ अ सेल ऑफ लमसम कंसिडरेशन। तो मैं अलग अलग पैसा नहीं दे रहा, तो मैं अलग अलग पैसा दे रहा हूँ क्या हर चीज का? नहीं सर, तो मैं एक साथ पूरा का पूरा बिजनेस खरीद रहा हूँ। मैं हल्दीराम के पास में गया, मैं उसको क्या ये बोलूंगा, एक काम का फर्नीचर 50,000 में दे, मशीन 1 लाख में दे, उसको बोलूंगा भाई 5 करोड़ ले, काम खत्म कर। यही बोलूंगा ना सर, अलग अलग बोलते जाऊंगा सर, ये इतने का वो उतने का, नहीं सर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं उसको क्या बोलूंगा, तो सीधा एक अमाउंट बोलूंगा जो वो मेरे को मान लेगा, जो मानेगा, और पैसा खत्म, पैसा हजम, एक अमाउंट बोलेंगे। तो सर कंडीशन क्या है कि जब मैं एक से ज्यादा अंडरटेकिंग खरीदता हूँ एज अ रिजल्ट ऑफ अ सेल ऑफ अ लमसम अमाउंट, तो मेरे को क्या लेना है, लमसम लेना है, विदाउट बीन असाइन टू द इंडिविजुअल असेट। सर अंडरलाइन करना, तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है सर यहाँ पे। इंडिविजुअल असेट की वैल्यू तय नहीं कर रहा हूँ सर। अगर मैं इंडिविजुअल की तय कर दूं तो 45 1 लगेगा। तो अगर मैं इंडिविजुअल असेट की वैल्यू तय कर दूं तो 45 1 के हिसाब से वैल्यूएशन होगा। और सर अगर मैं लमसम में एक कंसिडरेशन पे करूं तो सर क्या होगा, मेरे को 50 बी का सेक्शन लगेगा, मेरे को सीधा स्लम सेल की सारे प्रोविजन लगने वाले हैं। यहाँ पे लिखना, जब मैं इंडिविजुअल असेट की वैल्यू तय ना करते हुए पूरे के पूरे बिजनेस की एक वैल्यू लगाऊंगा, पूरे के पूरे बिजनेस की एक वैल्यू लगाऊंगा, तो उसी को क्या बोलता हूँ मैं, उसी को क्या बोलता हूँ सर मैं, उसी को बोलता हूँ मैं स्लम सेल। उसी को क्या बोलता हूँ, स्लम सेल। बात समझ में आई? हाँ सर। उसके आगे, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम स्लम सेल अफेक्टेड इन अ प्रीवियस ईयर शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स इन द प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस। सर जहाँ पे ये वर्ड आ जाए ट्रांसफर टुक प्लेस, मतलब कि बेटा कंसिडरेशन कभी भी मिले, कंसिडरेशन कभी भी मिले, फर्क नहीं पड़ता। तो क्या बोल रहा है, कंसिडरेशन आपको कभी भी मिले, मेरे को फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैंने यहाँ पे देख लिया कि ट्रांसफर हो गया, अग्रीमेंट हो गया, बात खत्म सर। पहले कैपिटल गेन दो, कैपिटल गेन दो सर, आप कभी भी ट्रांसफर कंसिडरेशन पे करो, पैसा कभी भी ले, मेरे को फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जिस भी साल में, जिस भी प्रीवियस ईयर में मेरा ये होगा, क्या होगा, अग्रीमेंट होगा, उसी प्रीवियस ईयर में मैं क्या कर दूंगा, टैक्सेबल कर दूंगा। बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ गया। हाँ, अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। if the period of undertaking up to 36 months, if the period of undertaking is up to 36 months, it shall be considered short term, otherwise it will be long term। सर नहीं समझ में आया सर, समझा ही नहीं क्या बोलना क्या चाहते हो सर। सिंपल सी बात है सर, बोलना ये चाहते हो कि अगर आपका एंटरप्राइज, अगर आपका बिजनेस को खुले हुए 36 मंथ से कम हुआ है, 36 मंथ से कम हुआ है तो शॉर्ट टर्म, तो अगर उससे ज्यादा हुआ तो लॉन्ग टर्म। नहीं ना सर, ऐसा कैसे सर, उसके अंदर अगर बिल्डिंग रहा, लैंड रहा, वो तो सर 24 मंथ, सब फर्क नहीं पड़ता सर। इक्विटी रहा तो 12 मंथ, सब फर्क नहीं पड़ता। तो ये सेक्शन सबको ओवरराइड करता है, सबको ओवरराइड करता है। मतलब सर अगर कि एंटरप्राइज को 36 मंथ हुए, एंटरप्राइज को, तो लॉन्ग टर्म, अगर उससे कम तो शॉर्ट टर्म। सर बिल्डिंग है तो फर्क नहीं पड़ता सर, इक्विटी भी बेच रहे तो फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपल सी बात बोलता है, एंटरप्राइज देखूंगा अगर 36 महीने से ज्यादा तो लॉन्ग टर्म, 36 महीने से कम तो शॉर्ट टर्म। बात समझ में आई? तो क्या बोला, 36 महीने से ज्यादा तो लॉन्ग टर्म, 36 महीने से कम तो शॉर्ट टर्म। ये समझ में आया? चलिए सर, सर कंप्यूटेशन कैसे होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कंप्यूटेशन कैसे होगा, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बीइंग लमसम। सर ये तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे निकलेगा, ये तो दिया हुआ रहेगा ना सर। कैसे दिया सर, हल्दीराम खरीदने गया, दे दे आप, पैसा नहीं था, दे दे, 5 करोड़ बोलूंगा ना, 5 करोड़ में दे, वही क्या हुआ, कंसिडरेशन हुआ, वही क्या हुआ, कंसिडरेशन हुआ। एक सेकंड में इसको पॉज कर रहा हूँ मुझे। चलिए वापस आ जाते हैं, सॉरी थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया। हाँ सर मैं पैसे तो दूंगा ना सर उसको, मैंने बोला 10 करोड़ में खरीद रहा हूँ, तो 10 करोड़ तो कुछ ना कुछ तो पैसा देना पड़ेगा ना। तो सर वही क्या हो जाएगा मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, वही क्या हो जाएगा मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब नेक्स्ट क्या करूंगा, एक्सपेंडेज इनकर होली और एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर। सर प्यार से मैं इसको ईओटी बोलता था, प्यार से क्या बोलता था इसको मैं, ईओटी बोलता था, एक्सपेंसेस लेस नेट वर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग बीइंग द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंप्रूवमेंट, मिल जाएगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। हाँ सर, सर ये कैसे, इतना ये क्या हुआ सर, समझा ही नहीं। सर इंडेक्सेशन कहाँ गया, सर इंडेक्सेशन तो मिला ही नहीं। सर यहाँ पे जहाँ पे लिख रहे हो ना, वहाँ पे लिख दो नो इंडेक्सेशन इज अलाउड। सर इतना बड़ा धोखा,
बेटा बिजनेस बेचा है ना, गवर्नमेंट कमाएगा ना तुमसे, बेटा कोई भी इंडेक्सेशन आपको मिलने वाला नहीं है, कैसा भी इंडेक्सेशन आपको इस केस में मिलेगा नहीं। अगली चीज है, तो ये नेटवर्थ क्या होता है? तो औकात, नेटवर्थ मतलब क्या होता है? औकात। तो औकात कैसी? सर औकात कैसे सर, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं सर, औकात कैसे गिन लोगे हमारी? तेरे पास 100 का असर है, तेरी 20 की लाइबिलिटी, औकात कितनी तेरी? सर 80 की औकात है। सर वापस से बहुत बहुत ट्रिकी चीज समझा रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, समझना। अम, थोड़ा सा हैंग हो रहा है लैपटॉप मेरा, पता नहीं क्यों। चलो ट्राई करता हूँ समझाने का आपको। सर कैलकुलेशन कैसे होगा? सर क्या कैलकुलेशन? सर सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सबसे पहले क्या? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सर माइनस करूंगा, सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से क्या होगा? सर माइनस होगा, क्या माइनस होगा सर? ईओटी। क्या माइनस होगा सर? ईओटी। और माइनस होगा क्या? नेट वर्थ। और सर जो आएगा उसी को बोलूंगा मैं शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो आएगा सर उसी को क्या बोलूंगा? शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब सर ये क्या होता है? इसके बाजू में लिख देना औकात। सर मेरे को तेरी औकात गिनना है। सर क्या है? हाँ सर, लड़कियां भी सुनती सर, बहुत बहुत इज्जतदार वर्ड यूज कर रहा, औकात। सर एग्जाम में यही चीज याद रहेगा, सर एग्जाम में यही चीज याद रहेगा, सर ऐसा क्यों बोल रहा? सर एग्जाम में यही चीज क्यों याद रहेगा? सर, अपने पास विजय भैया है, अपने पास में विजय है, विजय के पास में 100 रुपए है, विजय के पास में 100 रुपए है, उसको 30 रुपए एक जन को देने हैं, उसकी लाइबिलिटी कितनी? 30 रुपीज की। तो विजय की औकात कितनी है? मेरे को तो विजय की औकात कितनी है? सर विजय की औकात है 70 रुपए की। विजय की औकात कितनी है? 70 रुपए की। वो 70 रुपए का आदमी है। तो योग्य नेटवर्थ मतलब ये होता है, नेटवर्थ मतलब कि बंदे की औकात। तो मतलब क्या? उसके पास में टोटल असेट कितने हैं, उसके पास में टोटल असेट कितने हैं माइनस, उसके पास में टोटल असेट कितने हैं माइनस उसकी लाइबिलिटी कितनी है, उसकी क्या लाइबिलिटी कितनी है, इसी को क्या बोलता मैं? नेट वर्थ। इसी को क्या बोलता मैं? नेट वर्थ। बात समझ में आ रही है? पक्की बात है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर अब यहाँ पे कैलकुलेशन तो मैंने आपको और अच्छे से दिया हुआ है, आ जाओ। सब नेटवर्थ कैसे काउंट होती है? सर नेटवर्थ कैसे काउंट होती है? सर अग्रीगेट वैल्यू ऑफ टोटल असेट, सर सारे टोटल असेट ऑफ द अंडरटेकिंग और डिवीजन, सर जो भी बेच रहे उसके हिसाब से, इग्नोरिंग, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर करना, इग्नोरिंग एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट। सर रिवैल्यूएशन क्या होता है? सर रिवैल्यूएशन क्या होता है? मैंने 10 लाख का एक असेट खरीदा, तो उसका मार्केट वैल्यू बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो मैंने क्या किया, एक दिन उसको रिवैल्यू कर दिया। तो क्यों करा? तो क्योंकि मेरे को अपने औकात ज़्यादा दिखानी ना। मेरे को बताओ, एक बार मेरी बात बताओ, मैंने एक लैंड खरीदा था 1950 में। सर आप तो पैदा भी नहीं हुए थे। अरे मेरे पापा ने खरीदे थे, छोड़ना सर, पापा भी, अरे छोड़ना। मैंने एक लैंड खरीदा था 1950 में 10 लाख रुपए का। सर पूरा गाँव खरीद लिया क्या? चल ठीक है, 10,000 रुपए का, 10,000 का खरीदा। आज 2020 में वो लैंड की कीमत कितनी हो गई? तक 10 करोड़ की हो गई। सर मेरे को बताओ, मैं बैंक के पास में गया, मैं बैंक के पास में गया, मैं अपने अभी भी सर हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड से जितने में खरीदे तो उतने में असेट रिकॉर्ड होगा। मैं उसको 10,000 में रिकॉर्ड करके चल रहा हूँ। मैं कितने रिकॉर्ड करके चल रहा? 10,000। मेरी बैलेंस शीट में लैंड का वैल्यू दिया है 10,000। मैं बैंक के पास में गया, बैंक को बोला ए बैंक लोन दे, बैंक को क्या बोला? ए बैंक लोन दे। बैंक ने बोला चल निकल, 10,000 की लैंड में क्या लोन दूँ? मैं बोला भाई भाई से मुझोरी, या देना यार, बहुत बहुत पैसे वाला है मैं। बैंक बोला नहीं देता जा। बैंक बोला देता ही नहीं मैं, तेरे को जो करना कर ले। मैं भाई भाई की बेइज्जती यार। मैं बोला यार 10 करोड़ की लैंड है मेरे पास। बोला है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 10,000 दिख रहा है? बोला ऐसा क्या, चल दिखाता हूँ तेरे को फिजिकल वेरिफिकेशन। बोला हाँ यार तेरे पास तो है। लेकिन सर मेरे को बताओ, प्राइमा फेसी जो हुआ, प्राइमा फेसी मेरे को क्या दिखा? सिर्फ 10,000 का लैंड, क्योंकि मेरे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल जो मेरी बुक्स बनी हुई है, उसमें कितना का दिख रहा था? सर 10,000 का दिख रहा था। ये तो सर गड़बड़ हो गया। तो लोगों ने इससे बचने के लिए क्या शुरू किया? रीवैल्यूएशन शुरू किया। तो रीवैल्यूएशन मतलब क्या होता है? वो अपने असेट की वैल्यू को रीवैल्यू करते हैं, अपने असेट की वैल्यू, अपने असेट की वैल्यू को क्या करते हैं? रीवैल्यू करते हैं। आप AS10 में इसको ज्यादा पढ़ोगे। आप कहाँ पढ़ोगे इसको? AS10 में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। तो आप पढ़ा दो सर, टेक्स्ट पढ़ लो ना पहले। तो रिवैल्यूएशन, तो यहाँ पे सिंपल सी बात बोला गया, अगर ऐसा कोई भी रिवैल्यूएशन हुआ है, अगर ऐसा कोई भी रिवैल्यूएशन हुआ है, आपको उसको क्या करना है? इग्नोर करना है। सर रिवैल्यूएशन क्या हमेशा ज्यादा होगा क्या? नहीं सर, कम भी हो सकता है। मैंने शेयर्स लिए थे, मान लो मैंने शेयर्स लिए थे रिलायंस के 1100 के भाव में, सर 800 रुपये हो गया।
बात समझ में नहीं, कितना हो गया 800 हो गया, डूब गया मैं। अरे सर बेस्ट एग्जांपल देता ना, मैंने शेयर्स लिए थे किंगफिशर के, किंगफिशर विजय माल्या भाग गया, किंगफिशर का शेयर 450 में लिया था सर, 2 रुपए का वैल्यू बचा है, तो लॉस हुआ ना मेरे को, लॉस हुआ ना, बात समझ में आ रही है। तो सर रीवैल्यू, कहाँ सर रीवैल्यू कर दूंगा, क्योंकि लोन लेने गया, लोन ज्यादा मिल गया, पूरा दे नहीं पाया, इसे अच्छा कम कर दो, ऐसा होता नहीं है, पर रिवैल्यू कर दिया। तो सर मेरे को ये पॉइंट क्या बोलता है, पहला पॉइंट बोलता है सिंपल सी बात कि बेटा ऐसा कोई भी रिवैल्यूएशन अगर आप लोगों ने किया है, वापस से अगर ऐसा कोई भी रिवैल्यूएशन आप लोगों ने किया है तो उसको फुल्ली तरीके से क्या करना है, इग्नोर करना है, फुल्ली तरीके से क्या करना है, इग्नोर करना है। पक्की बात है। इन केस ऑफ डेप्रिसिएबल असेट, तो डेप्रिसिएशन जिसका अपन ने ब्लॉक बना के रखे होगे, डब्ल्यू ऑफ द ब्लॉक, यानी कि जो भी ब्लॉक का डब्ल्यू रहेगा वो वैल्यू लेना है असेट की, वो वैल्यू लेना है किसकी, असेट की। बढ़िया बात। इन केस ऑफ कैपिटल असेट of which the whole the expenditure has been allowed is allowable as a deduction under 35AD। जल्दी से बताएंगे 35AD क्या है, अगर नहीं बताया ना बेटा वीडियो में घुस के मारूंगा, याद रखना। सर क्या 35AD याद ही नहीं आ रहा है, अरे यार याद करो ना। मैं गया, क्या क्या, मैं कोल्ड स्टोर गया, वहां से मुझे नहीं क्या था, भूल गया, मैं खुद भूल गया। अरे 3580 वाला रे, वो मैं कोल्ड, दिखाओ क्या, अरे मेरे पास अभी है नहीं। वो मैं कोल्ड स्टोर गया, वहां से मैं होटल गया, वहाँ पे होटल गया, वहाँ पे सामने क्या था, मैं भूल गया, वो कहानी भूल गया मैंने बहुत अच्छी कहानी आपको बताया था क्लास में, वो कहानी मेरे को याद नहीं आ रही है। वो जितने सारे बिजनेस थे, शुगर वाला बिजनेस, हनी बी वाला बिजनेस, होटल वाला बिजनेस, उसके बाद में फिर मेरे पास क्या क्या थे, मेरे पास में वो गैस वाला बिजनेस था, कोल्ड स्टोरेज था, ये सारे जो बिजनेस थे उसमें जितना भी आप कैपिटल असेट्स लेते थे तो उसमें तीन चीज़ों का फुल्ली डिडक्शन मिल जाता था। कौन कौन से, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बिल्डिंग और बिल्डिंग, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। बात याद आ रही है, तो इन सब का क्या मिल जाता है आपको, लैंड, बिल्डिंग और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इनका फुल डिडक्शन आपको 100% डिडक्शन मिल जाता था। याद आ रही बात। सब वही वही चीज़, अगर आपको 100% डिडक्शन मिल चुका है तो आप साला वापस काय को लोगे, 100% डिडक्शन लिए ना, और क्यों दे तेरे को, इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया, उसका वैल्यू क्या ले, निल ले, उसका वैल्यू क्या ले, निल ले। फिर इन केस ऑफ अदर असेट, उनका क्या लेना है, बुक वैल्यू, उनका क्या लेना है, बुक वैल्यू। लेस द लाइबिलिटी ऑफ सच अंडरटेकिंग और डिवीजन एज अपीयरिंग इन द इनवेंट बुक, यानी सर जो भी लाइबिलिटी उसकी बुक्स में दिख रही है वो उसकी बुक वैल्यू। सर बुक वैल्यू लेना है क्या, सर उसकी और को फेयर मार्केट वैल्यू नहीं ले सकते क्या, नहीं सर। तो उसका रीवैल्यूड फिगर नहीं ले सकते क्या, नहीं सर, उसका रीवैल्यूड फिगर भी नहीं ले सकते। और सर जो भी मिलेगा वो क्या बन जाएगा आपका नेट वर्थ, जो भी निकलेगा वो क्या बन जाएगा, नेट वर्थ। तो इसमें इंडेक्सेशन अलाउड होगा क्या, सर नहीं, इंडेक्सेशन मिलने वाला नहीं है। अब जो नीचे दिया हुआ है, नो इंडेक्सेशन, कोई भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो अपने इज्जत दिया अपन को लेके चार्टेड अकाउंटेंट का अपन को क्या लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, वो सर्टिफाई करेगा कि तुमने बरोबर से कैलकुलेशन वगैरह किया है कि नहीं किया है। हो गया खत्म, स्लम सेल खत्म। तो इतना सा गया, तो इतना सा है, लेकिन जब एग्जाम में आएगा ना फट के हाथ में आ जाएंगे, याद नहीं आएगा कि 36 महीने से ज्यादा लॉन्ग टर्म, 36 महीने से कम शॉर्ट टर्म, इंडेक्सेशन नहीं लेना है, रिवोल्यूशन वाला फिगर नहीं लेना है, ये सारी चीजें याद रखना पड़ेगा। सर अभी आप लोग तुक्के तुक्के में पढ़ रहे हो इसलिए आपको चीजें याद हो जाती है, ये चीजें आपको आराम से याद हो जाती है, लेकिन जब एक साथ पढ़ोगे तब चीजें भूल जाओगे। तो अभी अगर एक चैप्टर पढ़ना है तो एक ही, पर एग्जाम में एक चैप्टर नहीं, एग्जाम में 4 चैप्टर एक साथ पूछे जाएंगे। बात समझ में आ रही है, तो आराम आराम से ध्यान से पढ़िए, इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। फॉर एग्जाम्पल है, मिस्टर ए इज अ प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर है वो, आकाश एंटरप्राइज का 2 यूनिट है, उसके पास कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है। उसने ट्रांसफर कर दिया, इसको 19 लिख दो। ही ट्रांसफर 1419 को 1 यूनिट बाय वे ऑफ स्लम सेल फॉर रुपीज, टोटल कंसिडरेशन 25 लाख, 25 लाख से उसने 1 यूनिट बेच दिया। एक्सपेंसेस इनकट फॉर दिस ट्रांसफर वर 28,000। तो ईओटी कितना है, 28,000। बैलेंस शीट में ये इसको 20 कर दो, 31/3/20 को अमाउंट कुछ दिए हुए हैं। अज्यूम यूनिट वॉज हेल्ड फॉर मोर देन 30, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सही लॉन्ग टर्म है। तो 36 महीने से ज्यादा, तो 36 महीने से ज्यादा मतलब क्या है, वो लॉन्ग टर्म है। पक्की बात है। सही दिया हुआ है, सही यूनिट 1 का डेटा, यूनिट 2 का डेटा और टोटल। तो मेरे को यूनिट 2 से लेना देना, यूनिट 1 की बात कर रहे हैं। तो ओन कैपिटल से पहले तो मैं बिल्डिंग में आ जाऊंगा। बिल्डिंग कितनी की है, 12 लाख की, मशीनरी 3 लाख की, डेटस 1 लाख के और अदर सेट 1.5 लाख का। ये बात ठीक है, ठीक है सर। रिवैल्यूएशन रिजर्व इज क्रिएटेड बाय रिवाइजिंग द अपवर्ड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ऑफ यूनिट 1। तो इसका मतलब क्या, तो जो बिल्डिंग 1 है उसको मैंने क्या किया, रिवैल्यू किया है, उसको क्या किया है, रिवैल्यू किया है। सर रिवैल्यूएशन यहाँ पे रिजर्व देख लो कितना है सर, 3 लाख का है, 3 लाख का रिजर्व बना हुआ है। मतलब कि आपने 3 लाख से वैल्यू क्या किया है, बढ़ाया है। बढ़ाया है, किसकी वैल्यू बढ़ाया है सर, मशीनरी की वैल्यू। यानी से मशीनरी का अगर मैं वैल्यू बोलूँ तो कितनी होगी, सॉरी बिल्डिंग की वैल्यू अगर मैं वैल्यू बोलूँ, सर इसने यूनिट 1 बेचा है ना,
सर 12 लाख की वैल्यू दिख रही है, उसमें 3 लाख उसने बढ़ाया, मतलब वैल्यू कितनी होगी सर 9 लाख। वैल्यू कितनी होगी सर 9 लाख। बात समझ में आई। नो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ एनी सर कंसिडर इन द ट्रांसफर। तो ये इंपॉर्टेंट है लिखना, सबसे इंपॉर्टेंट। तो कोई ये पढ़ने के बाद ही मैं स्लम सेल कर सकता हूँ, यही पढ़ने के बाद मैं स्लम सेल कर सकता हूँ। नहीं तो सर अगर इंडिविजुअल असेट दिया होगा तो मेरे को इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इंडिविजुअली कैलकुलेट करूंगा तो मेरे को बताओ क्या सर ये जो बिल्डिंग रहेगा वो लॉन्ग टर्म होगा? हाँ सर, क्योंकि 24 महीने से ज्यादा। तो अगर शेयर है तो सर अगर वो 12 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म हो जाता है। अगर इंडिविजुअल देखा तो इंडिविजुअल असेट की जो मेरी प्रोविजन है सारे वो लगने वाले हैं। अदर एसेट ऑफ वन इंक्लूड पेटेंट अक्वायर्ड ऑन 17, इसको 19 कर दो, फॉर 50,000 ऑन विच नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज। मतलब सर बोलना चाहता है कि जो अदर एसेट है ये 1.5 लाख के है, इसमें 50,000 का ऐसा एसेट है जिसमें मेरे को डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, हम लोग कर देंगे डेप्रिसिएशन चार्ज। मतलब 50,000 का है, 50,000 का है, इसमें कितना परसेंट सर 25% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। कितना परसेंट चार्ज होगा सर 25% चार्ज होगा। मतलब सर कितना हो जाएगा 50,000 का 25%। तो 25% क्यों, हाफ क्यों नहीं तो क्योंकि 17 दिया हुआ है। देखो 17, अगर 17, अगर ये 182 डेज वाला प्रोविजन आपको याद आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा ये 10,000 12,500, यानी असेट कितना हो जाएगा 37,500 का हो जाएगा। मेरा असेट कितना हो जाएगा 37,500। अब देखो नेट वर्थ कैसे निकालूंगा मैं नेट वर्थ कैसे निकालूंगा। तो बिल्डिंग का वैल्यू कितना लूंगा, से मिटका दूं क्या पूरा। तो मैं इधर कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। सर अगर मैं पहले बात करता हूँ, हाँ सॉरी, मैं नेटवर्थ निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ मैम, नेटवर्थ निकाल रहा हूँ सर। तो सबसे पहले इसमें बिल्डिंग का वैल्यू, सर बिल्डिंग कितनी लूंगा मैं सर 12 लाख माइनस 3 लाख। सर ऐसा क्यों, सर यहाँ पे स्टार देख के रखो। सर क्यों स्टार देखे सर, क्योंकि नोट्स लिखने पड़ेंगे। सर बिल्डिंग हुआ, तो उसके बाद में बिल्डिंग हो गया। मशीनरी 3 लाख का है, मशीनरी डेटर्स, सॉरी मशीनरी 3 लाख, सर डेटर्स 1 लाख, और सर अदर असेट, अदर असेट में वापस से वो कर रहा हूँ मैम कि 1.5 लाख के उसमें 1 लाख तो मैं बरोबर लिख देता, लेकिन जो पेटेंट है सर वो कितना आएगा सर 50,000 माइनस 25%। इसमें भी स्टार कर दो और ये आ जाएगा 37,500। ये कितना आ जाएगा 37,500। ये हो जाएगा आपका क्या टोटल असेट। तो कितने हो जाएंगे 9 12 13 14, 14,37,500, 14,37,500। बात समझ नहीं तो देख लो कितने थे कितने 17,500 के, 17,50,000 के। लेकिन सर इसमें से कुछ कुछ डिसला हो गया सर, 3 लाख तो डिसला हो गया, जो रिवॉल्यूशन रिजर्व बना हुआ है पूरा का पूरा वो डिसला हो गया। उसके साथ में 50,000 में से डेप्रिसिएशन भी अपन ने हटा दिए। अब सर मेरे को बताओ सर, मेरे को तो लाइबिलिटी कौन सी, क्या ये लाइबिलिटी है, नहीं सर लाइबिलिटी नहीं। तो क्या ये लाइबिलिटी नहीं सर, मेरे को तो अगर यहाँ पे पीएल अकाउंट दिया रहता, पीएल क्या ये लाइबिलिटी है, नहीं सर ये भी लाइबिलिटी। अगर यहाँ पे जनरल रिजर्व अकाउंट दिया रहता क्या वो लाइबिलिटी, नहीं। तो ये सारे के सारे फिक्टिशियस अकाउंट है, सारे के सारे क्या फिक्टिशियस, ये एक्चुअल लाइबिलिटी नहीं है। तो मेरे को सिर्फ एक्चुअल लाइबिलिटीज माइनस करनी है। तो बैंक लोन जो कि सिर्फ कितना है 70% है, 2 लाख का 70% कितना 1,40,000, और ट्रेड क्रेडिटर 25% है सर, 1.5 लाख का 25% निकालूंगा। सर 1.5 लाख का 25% कितना होगा 30, और ये हो जाएगा 37,500 ये भी। तो अगर मैं इधर आ जाऊँ, अगर लाइबिलिटीज लिखूँ तो सबसे पहले बैंक लोन कितना हो जाएगा 1,40,000, और क्रेडिटर्स हो जाएंगे कितने 37,500। क्रेडिटर कितने हो जाएंगे 37,500। तो टोटल करूंगा तो कितना हो जाएगा 1,77,500, 1,77,000। तो सर नेटवर्थ कितनी हो जाएगी मेरी, तो नेटवर्थ हो जाएंगी इन दोनों का माइनस। सर इन दोनों का क्या करूंगा माइनस करूंगा तो नेटवर्थ मिल जाएगा, दोनों का माइनस करूंगा तो क्या मिल जाएगा नेटवर्थ मिल जाएगा। बात समझा। उसके बाद मैं क्या कहूंगा सर, सर फुल वैल्यू कंसिडरेशन कितना है 25 लाख, माइनस सर ईओटी कितना था आप लोगों का 28,000, ईओटी 28,000। सर ईओटी 28,000 माइनस करूंगा, सर कुछ फिगर मिलेगा मेरे को, तो मे बी 25 लाख है तो 2 लाख 24,78,72,000, 24,72,000। मेरे हाथ में भी कैलकुलेटर नहीं है,
और माइनस करूंगा सर नेटवर्थ ये हो जाएंगे अब कितनी 14,37,000 है, मतलब ये हो जाएगा 12,50,000 आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो 12,50 तो ये आंसर हो जाएगा मेरा 12,38,000। तो 12,38,000 का क्या हो जाएगा मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्या हो जाएगा 12,38,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आई होप आपको बात समझ में आई, आई होप बात समझ में आ रही है। सर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी सर, इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा तो 36 महीने से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म से, अगर रिवैल्यूएशन हुआ है तो उसको इग्नोर करेंगे, साथ में सर रिवैल्यूएशन को इग्नोर करेंगे, अगर कुछ डेप्रिसिएशन है तो WDV लेंगे, बस फिर बात खत्म। सर एग्जैक्ट 2018 में 10 मार्क का आया हुआ है, तो 2018 में 10 मार्क का, मेरी बात समझना, अगर आप लोग एग्जाम में पर्टिकुलर टेक्स्ट के एग्जाम में 10 मार्क का एक क्वेश्चन भी सही कर देते तो 40 मार्क लेने हैं, तो 30 मार्क के MCQ है, यानी 20 से 25 तो वही स्कोर करने हैं, तो उसका में एक क्वेश्चन भी 10 मार्क का सही हो जाता है आप लोगों को, मतलब कि आप पास हो गए। सब पास की टेंशन खत्म, पहले घंटे में आप पास हो जाओगे, यानी सर 3 घंटे मिलते हैं आपको, तो 3 घंटे में पहले 1.5 घंटे में अगर आप लोग पास हो जाते थे, आपको सिर्फ स्कोर करने से, आपको रैंक के बारे में सोचना है। पास समझ में आ रही, पक्की बात है। तो सर इसको मैं ऑफ करता हूँ वीडियो को, तो इसमें अपन ने सिर्फ अभी स्लम सेल सीखा है, स्लम सेल अपन यहाँ पे खत्म करेंगे, और भी चीजें बहुत सारी चीज पढ़ना है। तो एज सुन एज पॉसिबल ये चैप्टर अपन को खत्म करना है, एज सुन एज पॉसिबल ये चैप्टर अपन को खत्म करना है। चलिए, थैंक यू।